खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालत हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। बीजेपी को हर हालत में जीतना है, यही उसका आजकल टारगेट है। पार्टी फतह हासिल करने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। पहले किरण बेदी, शादिया इल्मी और अब कांग्रेस की सीनियर लीडर कृष्णा तीरथ को बीजेपी में शामिल कराया गया है। लेकिन इसी बीच पार्टी के अंदर क़यादत को लेकर घमासान भी शुरू हो गया है। दिल्ली के कुछ बीजेपी लीडरान का कहना है कि जब हाल के सभी इंतखाबात नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके जीते गए तो दिल्ली में किरण बेदी को क्यों आगे किया जा रहा है। सवाल यह है कि पार्टी विद डिफरेंस में सीएम की कुर्सी को लेकर इतनी मारामारी क्यों है। क्या बीजेपी के सीनियर लीडरान बाहर से या पैराशूट से उतारे गए लीडरों से परेशान हैं? क्या बीजेपी का यह खलफशार आम आदमी पार्टी को फायदा देगा? ऐसा ही बहुत सारे सवालात हैं। इन मौज़ूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं तो सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार जनाब मोइन शादाब साहब और शबाब अनवर साहब। आप दोनों हजरात का आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। इनके अलावा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के और बीजेपी के कई लीडरान गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। दूसरी पार्टी के लीडरों का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस की सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर कृष्णा तीरथ भी बीजेपी में शामिल हो गईं। दिल्ली में पार्टी सदर अमित शाह की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हुईं। कृष्णा तीरथ कांग्रेस की बड़ी लीडर मानी जाती रही हैं और वो दिल्ली में कांग्रेस का दलित चेहरा भी रही हैं। उनके बीजेपी में शमूलियत से कांग्रेस को बड़ा धचका लगा है। इसकी जानकारी कोई नहीं है, लेकिन कोई भी सार्वजनिक जीवन में काम करने वाला व्यक्ति अगर भाजपा की तरफ मोहित हो रहा है या अट्रैक्ट हो रहा है, भाजपा के प्रिंसिपल्स के साथ उसको काम करने में अच्छा लग रहा है, मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित हो रहा है, तो उसका स्वागत है, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी इतने वर्षों के बाद इस बात का आभास हो रहा है कि अगर राष्ट्र धर्म सही ढंग से पालन करना है तो उसके लिए सही स्थान भारतीय जनता पार्टी ही है। वही कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के पास अपना कोई लीडर नहीं है, इसलिए वो लीडर इंपोर्ट कर रही है। अजय माकन ने कहा कि बीजेपी दूसरों के भरोसे अपनी किश्ती पार लगाने की फिराक में है। If BJP feels that they need to import senior leaders from other political parties and that to such people who have criticized Narendra Modi and its ideology in the past, it means that BJP doesn't have any faith in their own leadership of Delhi. BJP doesn't have faith in their own elected MLAs of Delhi. So if BJP doesn't have any faith in their own elected MLAs of BJP, how do they want Delhi people, electorate of Delhi to have faith on the very same people on which the BJP leadership doesn't have any faith? And this is not happening for the first time. हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए दोनों मौजूद हैं मेहमान मोइन शादाब साहब और शबाब अनवर साहब, और फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए बीजेपी लीडर आतिफ रशीद साहब। आपका खैर मकदम है। और कांग्रेस के दिल्ली के स्पोक्स पर्सन प्रणव झा साहब भी आपका भी खैर मकदम है। आतिफ रशीद साहब, आपसे सवाल गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं। क्या लगता है आपको आतिफ रशीद साहब, आखिर बीजेपी में अब तक सवाल यह उठना लाजमी भी है, बीजेपी के ही कई लीडरान सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके तमाम रियासतों में इलेक्शन जीते गए और अब दिल्ली में नरेंद्र मोदी का चेहरा काम नहीं आ रहा है तो बाहर से लीडर इंपोर्ट किया गया है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने किसी लीडर को बाहर से इंपोर्ट किया है। जो और राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों में काम करने वाले जी उन पार्टियों में काम करने वाले जो लीडर्स हैं जी, आज वो इस बात का एहसास हो रहा है उनको कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस तो पूरे देश में डूब चुका है जी। आम आदमी पार्टी भी 7 तारीख को जो चुनाव होगा 10 तारीख तक एक बहुत अच्छा सा हमने ताला बनवा लिया है अलीगढ़ से जी, ताला लग जाएगा उसमें। तो ऐसे में अगर हमारा परिवार बढ़ रहा है तो जाहिर बात है जो और राजनीतिक पार्टियां हैं उनको बौखलाना लाजमी है।
अब वो बौखला रहे हैं। तो आतिफ रशीद साहब, आपका परिवार बढ़ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आपके परिवार के बढ़ने से बौखलाहट सिर्फ दूसरी पार्टियों में नहीं है, बौखलाहट आपकी पार्टी में भी। इस पर आपसे बात करेंगे, आप फोन लाइन पर बने रहे। प्रणव झा साहब से जान लेते हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। प्रणव झा साहब, बीजेपी लीडर आतिफ रशीद साहब फरमा रहे हैं कि कांग्रेस एक डूबती कश्ती हो गई है और इलेक्शन के बाद अब अलीगढ़ का ताला बनवा लिया गया है, उनके दफ्तर में ताला भी लगने वाला, इस तरह की बातें। क्या लगता है आपको, जो मौजूदा सीटें थी 8, उससे भी कम हो जाएंगी इस मर्तबा? मुझे बड़ा अचरज है हमारे साथी भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं जी जी उनके बयान पर। राजनीति में क्या है कि कोई भी पार्टी लगातार शासन में नहीं रहती। आप 5 साल, 10 साल, 15 साल शासन हो सकता है, 20 साल का हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपका समय आता है जब आपको विपक्ष में बैठना होता है, क्योंकि जनता ने फिर वो जनादेश दिया है जी जी कि हम किसी और को मौका देते हैं। जी जी जाहिर है पार्टी किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता, पार्टी में एक एक करके अनेक लोग होते हैं, सबका योगदान होता है जी। और हम सब अच्छे बुरे समय में इकट्ठा रहते हैं। एक व्यक्ति जो है पार्टी के साथ जब जुड़ता है तो सिद्धांत, विचार, कायदे, कानून सब चीजों के साथ जुड़ता है। जी जी। और अगर कोई व्यक्ति जो है वो अगर कोई पार्टी छोड़कर रातों रात किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, लेकिन प्रणव झा साहब, ये नहीं भूलना चाहिए कि आपकी पार्टी की लीडरशिप पर सवाल उठ रहे हैं। आपकी पार्टी में जो लीडरान में आपस में जो रस्साकशी है वो उसको जिम्मेदार माना जा रहा है। पार्टी के लीडरान भी मान रहे हैं पार्टी के अंदर आकर के पार्टी कमजोर हुई है, इस वजह से लोग जा रहे हैं। तो प्रश्न जो है उस व्यक्ति से नहीं पूछा जाना चाहिए, प्रश्न पार्टी से नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जो कि अपनी पूरी जिंदगी, आप एक परिवार के साथ होते हैं जी जी। आप अगर किसी परिवार के मुखिया हैं तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप सुख दुख में साथ रहेंगे। उस परिवार के हर एक व्यक्ति का ये जिम्मेवारी है। और अगर उस व्यक्ति से कोई उस विचारधारा से कोई अगर आदमी इत्तेफाक नहीं रखता तो ये उसके सिद्धांतों पर, उसके मूल्यों पर प्रश्न करता है, ना कि पार्टी के बारे में। जहां तक बात रही पार्टी का जिसको कोई डूबता जहाज बता रहे हैं, पार्टी कोई वस्तु नहीं होती, कोई व्यक्ति नहीं होता। पार्टी का एक इतिहास होता है, एक नींव होती है। जी, एक इतिहास होता है, आइडियोलॉजी होती है जिसकी बुनियाद पर पार्टी चलते हैं। हम आपके पास आएंगे, प्रणव झा साहब और आतिश रशीद साहब आपके पास भी आएंगे। जो सवाल मैंने किया था कि खलफशार सिर्फ आपकी पार्टी में ही दूसरी पार्टी में ही नहीं है, उनके लीडरान के आने से आपकी पार्टी के अंदर भी है, नए लीडरान के आने से, इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्टूडियो में मौजूद है हमारे 2 मेहमान, उनसे जान लेते हैं। मोइन शादाब साहब, आपने दोनों लीडरान की बात सुनी, आप पूरे हालात को देख रहे हैं। दिल्ली में इस कड़ाके की सर्दी में सियासी पारा जबरदस्त चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। आप कैसे देखते हैं दिल्ली के इलेक्शन को? असल में इन तमाम सवालों का जवाब सिर्फ इसी बात में है कि तमाम जो पार्टियां हैं वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल से डरी हुई हैं। जी जी। तो चाहे कांग्रेस की हिकमत अमली हो या भारतीय जनता पार्टी की हिकमत अमली हो, वो सब ये चाह रहे हैं कि किस तरह से हम अरविंद केजरीवाल को शिकस्त दे सकते हैं इस इलेक्शन में। और जहां तक जो रशीद साहब, आतिफ साहब ये बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी इस मरतबा, ऐसा नहीं है। उस वक्त जब पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें जब ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि सिर्फ 2, 3 या 8, 10 सीटें जो है आम आदमी पार्टी की गिनी जा रही थी, उस वक्त उसने हैरत अंगेज तौर पर 28 सीटें हासिल की थी। इस वक्त तो उसका अपना एक बहुत जबरदस्त जो है वोट बैंक भी है। और उधर जिस तरह बीजेपी का जो क्रेडिबिलिटी है, जो एतबार है, वो कम हुआ है, जिससे खुद बीजेपी वाले खौफजदा हैं, तो उसका भी फायदा उस तरफ पहुंचेगा। तो ये तो सिर्फ मन को बहलाने वाली बातें हैं कि उधर कांग्रेस डूब रही है या फिर इस वक्त अरविंद केजरीवाल साहब का सफाया हो चुका है, ये सिर्फ ख्याली बातें हैं। जहां तक खालिद साहब कृष्णा तीरथ का कांग्रेस में से छोड़कर बीजेपी में जाने का सवाल है, तो बाज लीडर ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा ख्वाहिशात रखते हैं, जो अब वक्ती तौर पर जो है अपने मुस्तकबिल को देखते हैं। उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है, लगना भी चाहिए कि शायद कांग्रेस उतना अच्छा नहीं कर पाएगी, इख्तिदार में तो आ नहीं सकती अगर अच्छी सीटें लाती है। तो उनका ये अपना जाती एक मामला है कि वो चाह रहे हैं कि पावर में रहें, पावर के साथ रहें। जी, शबाब अनवर साहब, आपको क्या लगता है, क्या वाकई बीजेपी सेंटर में गवर्नमेंट में है, कई रियासतों में जीत चुकी है और दिल्ली में घबराई हुई है, जिसकी वजह से पार्टी के पुराने लीडरान भी डरे हुए हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं से रस्साकशी है, इन फाइटिंग है, ऊपर से जो बाहर से लीडरान लाए जा रहे हैं ताकि कोई दिल्ली का चेहरा मिल सके। सीएम के तौर पर किरण बेदी को लाया गया कि कम से कम वो एक ईमानदार चेहरा हो जाए, उनको भी लेकर खलफशार मचा हुआ है। कैसे देखते हैं इस जाविये से?
मुझे ऐसा लगता है खालिद साहब 10 जनवरी के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो आला क़यादत है उसने अपनी हिकमत अमली दिल्ली इलेक्शंस के सिलसिले में एकदम बदल दी है। नरेंद्र मोदी अब पीछे हट गए हैं, सब लोग जान रहे हैं। उन्हें इस बात का खतरा है कि अगर दिल्ली में बीजेपी अच्छी सीटें खातिर खान नहीं ला सकी तो अब तक उनके चेहरे पर जो दूसरी रियासतों में जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो शानदार कामयाबी मिली है तो उनकी इमेज खराब होगी। इसलिए बहुत चालाकी के साथ और बिल्कुल सही भी किया है नरेंद्र मोदी ने, चूंकि वो वज़ीर-ए-आज़म है मुल्क के, उन्होंने अपना कदम क्रीज पर वापस खींच लिया है और स्टेट क़यादत को कहा है कि आप देखिए। और इसमें वहां पर एक सवाल ये पैदा होता था कि अगर किरण बेदी जिन्होंने कसम खाई थी कि जिंदगी भर सोशल वर्कर रहेंगी वो, अगर उन्हें सियासत में नहीं आना था और अगर बीजेपी में आना था तो फिर 10 जनवरी को उन्होंने क्यों नहीं लाया। तो एक मुतबादिल के तौर पर एक सतीश उपाध्याय के खत को कमजोर करने के लिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने लवली का किया है, इस तरह की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया और सब जगह इस बात का चर्चा है कि जो पार्टी के स्टेट यूनिट के अंदर जो खलफशार पैदा हुआ है उसके चलते थोड़ी सी परेशानी बीजेपी को हो रही है और बार बार राजनाथ सिंह को यह कहना पड़ा, अमित शाह को यह कहना पड़ रहा है कि भले दिल्ली का इलेक्शन हो लेकिन सीएम का फैसला जो है वो पार्लिमानी बोर्ड की कमेटी करेगी। कृष्णा तीरथ को इसलिए भी लाया गया है कि वो एक सीनियर सियासी रहनुमा के तौर पर जानी जाती है और अगर तूतू मैंने बहुत ज्यादा हुई तो तीसरे मतलब के दिल्ली में दलित चेहरा के तौर पर भी रहे कांग्रेस की वो जी उनको मुतबादिल के तौर पर पेश किया जा सकता है, जिस तरह से कभी देवेगौड़ा वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे। तो हो सकता है कि मनोज तिवारी के जरिए जो आपके मुताबिक कृष्णा तीरथ एक अल्टरनेटिव फेस, एक अल्टरनेटिव चेहरा हो सकती है दिल्ली में अगर किरण बेदी या किसी और के नाम पर अगर परेशानी पैदा होती है तो। प्रणब झा साहब, क्या लगता है आपको, क्या जो हालात लग रहे हैं कहीं ना कहीं से जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं और तमाम जो आम लोग भी हैं उनमें कहीं ना कहीं से डिबेट में बीजेपी और आम आदमी पार्टी ही है, मुकाबला इन्हीं दोनों का माना जा रहा है। कांग्रेस कहां पा रही है अपने आप को? हालांकि दावे ये हैं कि कांग्रेस हुकूमत बनाने जा रही है, ये आपकी पार्टी के कई लीडरान बोले हैं, लेकिन जमीनी सतह पर जो तजविया है, जो एनालिसिस है, वो नजर नहीं आ रहा है वो मामला। विनम्रता से बात कहूं एंकर साहब, तो आप अगर बात करेंगे तो हम चर्चा में हैं, आप अगर बात नहीं करेंगे तो चर्चा में नहीं। लोग आप अगर सड़क पर निकल के जाएं, मैं आपको एक हफ्ते पहले के घटना पर ले जाता हूं, जो कैंट बोर्ड के चुनाव हुए हैं, 70,000 लोग वहां वोटर थे। आप ये देखें, आम आदमी पार्टी का विधायक था और उसके बावजूद मतों का प्रतिशत क्या रहा? भाजपा को 36% मत आया, कांग्रेस को 29% मत आया और आम आदमी पार्टी को 25% मत आया। भाजपा की 3% मत नीचे आए और आम आदमी पार्टी का 15% मत गिरा है और कांग्रेस का 11% बढ़ा है। और ये नहीं कह सकते कि वहां जो एक तबके के लोग रहते हैं, वो तो एक मिनी दिल्ली है, वहां ग्रामीण इलाका है, रूरल इलाका है, वहां शहर के लोग हैं, वहां तमाम तरह के लोग हैं। तो 70,000 लोगों का जो आप अगर एक सर्वे कर रहे हैं, आप उस तरह से देखें। और अभी हमारे जो है कैंपेन का शुरू हुआ, अभी हमारा कैंपेन लॉन्च नहीं हुआ है। हमारा चेयरमैन अभी जो है घोषित हुआ है, 3 दिन हुए हैं। अभी जो है हम अभी सड़क पर उतरे नहीं है। तो मैं आपको ये बताऊं व्यक्तिगत तौर पर कि हम सियासत करते हैं, सड़क पर रहते हैं, हम लोगों से बातचीत करते हैं, मालूमात करते हैं, तो जो है रुख ऊपर से भले आप, यानी आपको उम्मीद है कि कांग्रेस बेहतर परफॉर्म करने जा रही है, पिछली बार से परफॉर्म करेगी जी, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। हम यही कहना चाहते थे और हम तमाम लीडर कह रहे हैं हमारे यहाँ कि ये जो गफलत है, जो लोगों को अगर जी, यानी जो सर्वे है वो भी आप लोगों का कहना है कि वो तमाम जो है वो गलत साबित होंगे, जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं। खैर आपके पास आते हैं आतिफ रशीद साहब, हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। आतिफ रशीद साहब, आपसे एक सवाल मैं कर रहा था कुछ देर पहले, जिसका जवाब मैं जानना चाहूंगा कि आपने ये कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में खलफशार मचा हुआ क्योंकि उनके लीडरान छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। उन्हीं के लीडरान के आने से आपकी पार्टी में भी खलफशार मचा हुआ है। तमाम सीनियर लीडरान पसोपेश में है कि क्या करें क्या न करें, तरह तरह के बयानात आने शुरू हो गए हैं। देखिए, ऐसा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी जितनी कलेक्टिवली चुनाव लड़ रही है, इतनी पार्टी कोई आपको कलेक्टिवली लड़ती हुई नहीं दिख रही होगी। ठीक है जी जी। और हमारे यहाँ किसी भी बात को लेकर कोई अंतरकलह नहीं है किसी भी तरीके का। अंतरकलह तो नजर आ रहा है, मनोज तिवारी साहब ने बोला और भी कई लीडरान ने बोला है जो इनके किरण बेदी के खिलाफ। नहीं, मैं नहीं समझता। उदित राज जी ने बोला है। नहीं, मैंने तो ऐसा कोई बात नहीं सुनी उदित राज जी ने कुछ उनके खिलाफ बोला हो।
उदित राज जी नाराज हैं। एक तो जब उन्होंने तमाम दिल्ली के एमपीज को चाय पार्टी पर बुलाया तो 3-4 लोग नहीं पहुंचे, मनोज तिवारी नहीं पहुंचे, उदित राज साहब नहीं पहुंचे, हर्षवर्धन साहब जब पहुंचे इतनी ताखीर से कि वो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई बेदी साहबा से, तो कहीं ना कहीं से ये चीजें नजर आ रही हैं। और मनोज तिवारी ने तो यहां तक कह दिया कि उनका एटीट्यूड खराब है, उनके एटीट्यूड से जो वर्कर्स हैं उनको हताशा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किरण बेदी जी, मीडिया भी खबरें चल रही हैं आतिफ रशीद साहब मनोज तिवारी की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने किरण बेदी जी को बहुत सम्मान के साथ अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया है। जी जी। और हमने उनको किसी और पार्टी से इंपोर्ट नहीं कराया, बल्कि किरण बेदी जी लोकसभा चुनाव से पहले ही नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में ट्वीट भी करा उन्होंने और उनका समर्थन किया। तो हम लगातार इस प्रयास में रहते थे। किरण बेदी जी ने जिस दिन ज्वाइन करा, आपको शायद ध्यान हो, उन्होंने बाकायदा मंच से कहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन तो पहले भी मेरे घर गए थे कि मैं पार्टी ज्वाइन कर लूं जी। उस वक्त नहीं कर पाई मैं, अब मैंने ये पार्टी ज्वाइन कर ली। देखिए, ऐसा है कि ये जो मीडिया में जिस तरीके की भी अफवाहें उड़ाई जा रही है, जिस तरीके की भी बयानबाजी की जा रही है, हमारी पार्टी में किसी भी तरीके का कोई मतभेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के जितने भी शीर्ष नेता हैं, उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि 16 साल से जो हमारी पार्टी सत्ता से बाहर है उसको किस तरीके से हम दोबारा दिल्ली की जनता। चलिए अब हम देखते हैं कि कितना आपकी पार्टी में यूनिटी है, कितना मतभेद नहीं है, क्योंकि यही हर्षवर्धन साहब आप ये बोल रहे हैं कि वो गए थे कि किरण बेदी साहबा के पास कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लें, लेकिन शायद अब उन्हीं हर्षवर्धन साहब को कुछ दिक्कतें भी हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं से हर्षवर्धन साहब को एक मलाल तो रह गया कि वो दिल्ली के सीएम नहीं बन पाए और इस मरतबा अब उनका नाम भी कहीं नहीं चल रहा है। चूंकि वक्त हो गया है हमारे प्रोग्राम में ब्रेक का। आतिफ रशीद साहब फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और पलक झा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फोन लाइन के जरिए बातचीत में। धन्यवाद। मोइन शादाब साहब और शबाब अनवर साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे कि किरण बेदी के ज्वाइन करने से क्या क्या दूसरी पार्टियों के बयान आ रहे हैं, और भी कई सवालात होंगे। और हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में आम आदमी पार्टी की लीडर शामिल हो रही होंगी और हमारे साथ कांग्रेस के लीडर भी शामिल हो रहे होंगे। फौरन हाजिर होते हैं। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर। आपको इतना लंबा वक्त हो गया है मुख्यमंत्री हुए, जो दलितों की बात कर रहे हैं, बैकवर्ड्स की बात कर रहे हैं या अक़लियत की बात कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ ठोस कुछ कर पाए? रोम वाज नॉट बिल्ड इन ए डे। उसी प्रकार से गरीबों के लिए या माइनॉरिटीज के लिए एक दिन में कुछ नहीं किया जा सकता। मुस्लिम मसाइल पर बिहार के वजीर आला जीतन राम मांझी की बेबाक राय। आपको जब बिठाया गया था तो ये सोच के बिठाया गया था कि जिस तरह से कोई कहे उस तरह से आप काम कीजिएगा, लेकिन आपने अपनी बुद्धि लगानी शुरू कर दी, इससे लोग छुप गए। वो चुन सकते थे किसी को, वो जानते थे कि जीतन मांझी 1980 से विधायक और मंत्री रहा है, जिस विभाग को दिया गया अच्छा से चलाया। देखिए तकरार में सैयद फैसल अली के साथ बुध की रात 8 बजे और जुमेरात के दोपहर 2:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़िरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर साफी और सासी तर्जकार मोइन शादाब साहब और शबाब अनवर साहब, और इस सेगमेंट में हमारे साथ आम आदमी पार्टी की लीडर शामिल हो रही हैं गुफ्तगू में वंदना कुमारी। दिल्ली में बीजेपी की नई उम्मीद बनने से पहले ही किरण बेदी पार्टी के लिए मुसीबत साबित होती नजर आ रही हैं। बेदी को सीएम ओहदे की उम्मीदवारी के मामले पर बीजेपी आला कमान की हिदायत के बावजूद पार्टी के एमपीज मनोज तिवारी ने माना है कि उनके तानाशाही तर्ज-ए-अमल से पार्टी कारकुनान में मायूसी है। हालांकि मनोज तिवारी ने यह जरूर कहा कि वो पार्टी के हर फैसले पर अमल करने को तैयार हैं, लेकिन किरण बेदी अभी पार्टी की महज एक वर्कर हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमने गलत क्या कहा है। हम तो यही कह रहे हैं कि किरण बेदी जी का पार्टी में स्वागत है, लेकिन सीएम घोषित करना हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है। जो भी घोषित होगा पार्टी जो डिसाइड करेगी हम लोग उसके साथ हैं। अभी किरण बेदी जी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं घोषित की गई हैं।
नहीं, लेकिन किरण बेदी के लिए डिक्टेटर कहना या कहना कि थानेदार और नेता में फर्क होता है, ये नहीं, वो जो थानेदार वाली बात है ना, वो मैंने उनके लिए नहीं कही है। थानेदार और की बात उनके लिए नहीं कही है। वो हमारी जो एक चैनल के एंकर से बात हो रही थी, तो वो अपनी तरफ से ऐसा बोल रहे थे। तो मेरा कहना था कि अब ये क्या है, वो शब्द मैं नहीं प्रयोग करना चाहता हूं, लेकिन नेता को ऐसे बात करनी चाहिए जिससे कार्यकर्ताओं में थोड़ा खुशी रहे। बाकी वो थानेदार और इसकी बात मैंने किरण बेदी जी के लिए नहीं प्रयोग किया। नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं से जो आप बात करने की बात करें, तो आपको थोड़ी सी आपत्ति है किरण बेदी जी जिस तरीके से बातचीत करती हैं या जो रहता है? हमको क्या मतलब, वो उस जिस प्रकार से उनका लहजा था उस पे थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में दुख है, तो हमें भी थोड़ा सा उसको सुन के दुख हुआ। हालांकि इन इख्तलाफात से पार्टी और हुकूमत दोनों की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया है। किरण बेदी के मामले पर मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह और पार्टी तर्जुमान संबित पात्रा ने इसकी जिम्मेदारी सेंट्रल पार्लिमानी बोर्ड पर टाल दी है। इसमें दूंगा। किरण बेदी मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली की? किरण बेदी दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी? कौन मुख्यमंत्री होगा, क्या होगा, इस संबंध में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ही फैसला करती है। किरण बेदी जी के आने से पूरे दिल्ली में और भारतीय जनता पार्टी में न केवल संतोष का माहौल है, मगर उत्साह और उल्लास का माहौल है। हम देख रहे हैं सभी एक दूसरे को फूल के बुके दे रहे हैं, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है, और वो इसलिए है कि किरण बेदी जी में जिस प्रकार का एक जज्बा है, वो न केवल हिंदुस्तान की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है, मगर जिस प्रकार का एक प्रशासन का तजुर्बा है, स्वाभाविक रूप से उससे पार्टी का भी भला होगा, उससे दिल्ली की जनता का भी भला होगा। इसमें किसी प्रकार का तथ्य नहीं है कि कोई नाराज है और कंसल्टेशन नहीं हुआ है। ये बहुत ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ किरण जी को पार्टी में लाया गया है, और दिल्ली की जनता के लिए ये एक बहुत उत्साह का विषय है। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद मोइन शादाब साहब और शबाब अनवर साहब, और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं आम आदमी पार्टी की लीडर वंदना कुमारी। मोइन शादाब साहब, क्या लगता है आपको, क्या जो बीजेपी में हालात पैदा हुए हैं जो चंद दिनों के अंदर किरण बेदी के ज्वाइन करने के बाद से, क्या इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता नजर आ रहा है या कांग्रेस को? कैसे देखते हैं बीजेपी के अंदर के खलफशार का फायदा कैसे मिल सकता है? देखिए, ये तो कहना अभी कबल वक्त होगा कि इसका फायदा आम आदमी पार्टी या कांग्रेस उठा पाएगी, लेकिन पार्टी में खलफशार जरूर पैदा हुआ है जी। चूंकि इस वक्त पूरी पार्टी को जिस तरह नरेंद्र मोदी ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है, इसलिए बहुत ज्यादा लोग बोलने की जरूरत भी नहीं कर पा रहे हैं, जसारत नहीं कर पा रहे हैं जी जी। और जिस तरह मनोज तिवारी ने उसका हल्का सा इशारा दिया है जी, वो एक तरह से उन तमाम लीडरों की, उन तमाम लोगों की एक उनके अंदर की मन की बात मनोज तिवारी एक तरह से कह दी है कि जो बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं जी। तो बहरहाल पार्टी में एक इंतशार की सूरत हाल तो जरूर पैदा हुई है जी। और इसको किस तरह से आम आदमी पार्टी या कांग्रेस कैश कर पाती है, ये उनका मामला है जी। लेकिन यहाँ एक बात और कही जा सकती है, किरण बेदी अच्छी इंसान है, उन्होंने इंसानियत के लिए काम किया है और हमेशा वो तहरीक से जुड़ी रही हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो जिन लोगों के खिलाफ अपना परचम लेकर खड़ी हुई थी मैदान में, उन्हीं लोगों के साथ अगर वो मिल गई हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो शख्सियत उस पर भी हर्फ आया है और इसका दूसरी पार्टियां इस हवाले से फायदा उठा सकती है और उठा भी रही हैं। जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह गुजरात फसाद को लेकर उन्होंने मोदी से सवाल किए थे और बहुत से दूसरे मामला थे, इनको दूसरी पार्टी के लोग उठा भी रहे हैं, उसका इस तरह किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंच सकता है बीजेपी को किरण बेदी को शामिल करने के बाद। शबाब अनवर साहब, इसी से मुताल्लिक एक सवाल यह है, ये काबिल अफसोस बात नहीं है कि इस तरह के सियासी लीडरान या किरण बेदी एक पढ़ी लिखी समझदार पहली खातून आईपीएस अफसर हैं हिंदुस्तान की, उसके बाद अपने वीआरएस के बाद वो कहीं ना कहीं से सोशल वर्कर के तौर पर काम करती रही हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं से सियासतदानों को अपनी क्रिटिसिज्म का, अपनी तनकीद का निशाना बनाते रहे। नरेंद्र मोदी पर उन्होंने सवाल उठाया, बीजेपी पर सवाल, रातों रात कैसे आइडियोलॉजी या जहनियत तब्दील हो जाती है कि वो जिस सियासत को वो गंदा कह रही थी, जिस सियासत में नहीं जाने का वादा किया था उन्होंने, उसी सियासत में वो शामिल हो गई। चाहे पॉलिटिकल लीडरान की तो बात हम समझ में आती है, लेकिन इनका सियासत में शामिल होना यकीनी तौर पर थोड़ा सा समझ से परे है। ये सियासत का मेयार और सियासत में आने का मेयार तो यही हो गया है कि बच्चे की कसम खा के भी लोग भूल जाते हैं। तो इन सियासतदानों के जरिए जो कुछ किया जा रहा है, उनका जो तर्ज अमल है, जो वो कहते हैं, वो उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल काम है। एक अखबार को इंटरव्यू दिया है अभी 2 रोज पहले किरण बेदी ने, जो दिल्ली में खास तौर से काफी नाराजगी है लोगों में। उन्होंने कहा है कि खवातीन का तहफ्फुज मेरी प्रायोरिटी है, मेरी लिस्ट में पहले नंबर पर है, और जमाखोरी और उसके बाद जो कहा जाए कि कालाबाजारी और महंगाई,
ये 3 चीजें जो हैं उनकी फहरिस्त में 7वें नंबर पर है। दिल्ली में पूरी तरह से पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी और रियासती इलेक्शन में भी यही 3 असल इश्यूज हैं। खवातीन का तहफ्फुज अपनी जगह पर है, वो एक खातून है तो खवातीन के लिए जाहिर सी बात है काम करेंगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने 7वें नंबर पर रखा है इन सारी चीजों को, अभी देखिए बजट आया नहीं है, जमाखोरी शुरू हो गई है, कालाबाजारी शुरू हो गई, कीमतें बढ़ने लगी हैं बगैर प्रिंट के, तो इस तरह की चीजों को काबू पाने के लिए जो एक पुकार की थी, बहुत ही मजबूत पुकार अरविंद केजरीवाल की, उसको उन्होंने एक तरह से ललकारा है और एक तरह से उसका मजाक उड़ाया है। और जिस तरह से आतिफ रशीद साहब कह रहे थे कि अलीगढ़ का ताला लग जाएगा, तो अलीगढ़ का ताला अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश में बनता है और वो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में पता चलेगा क्या होने वाला है। यहां जो मौजूदा सूरत हाल है वो इस वक्त यही है कि मुकाबला अभी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है, और चूंकि बीजेपी ने इलेक्शन कराने में ताखिर कर दी है, इसलिए इसका कुछ फायदा कांग्रेस को भी मिलने जा रहा है। कांग्रेस कमबैक कर रही है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, कांग्रेस अब दौड़ में है। कांग्रेस कितना कम बैक करेगी मोइन शादाब साहब, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी इन फाइटिंग जबरदस्त है। अगर हम ताजा मामला देखें तो अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस के सदर है, दिल्ली में कहीं ना कहीं से कैबिनेट में शामिल रहे हुकूमत में, और दिल्ली का जाना पहचाना कांग्रेस का चेहरा रहे हैं। उनका टिकट काटा गया, उनको जिसको लेकर खलफशार मचा हुआ है, लोग सड़कों पर उतर आए और इस बात से नाराजगी है कि अजय माकन को क्यों इंचार्ज बनाया गया कैंपेन कमेटी। इस तरह की चीजें जो इन फाइटिंग से, क्या उस इन फाइटिंग के दरमियान कांग्रेस कुछ फायदा हासिल कर पाएगी पिछले 8 सीटों के मुकाबले इस मरतबा? जी खालिद साहब, इस मरतबा कांग्रेस पहले से बेहतर करने जा रही है। ये जो मुकाबला होने जा रहा है वो सिर्फ उन सीटों में जहां जहां अक्सरियत थी वहां कांग्रेस जीती थी, खासतौर पर मुस्लिम एमएलए की तादाद ज्यादा है, लेकिन इस मरतबा उन हलकों से इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए मोइन शादाब साहब कि कई एमपीज हैं दिल्ली के जिनको क्या कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे थे उस तरह से बासर, जिनको असेंबली इलेक्शन लड़ाया जा रहा है, जिसमें कई नाम शामिल हैं। लेकिन जब शिकस्त से कोई पार्टी 2-4 होती है तो कहीं ना कहीं वो कुछ ज्यादा गौर फिक्र करती है, और जो ज्यादा गौर फिक्र होता है उसमें कई पैसे गलत भी हो जाते हैं। लेकिन जहां तक अरविंदर सिंह लवली का सवाल है, अरविंदर सिंह लवली साहब का नाम वजीर आला के उम्मीदवार के तौर पर भी उभरता रहा है, खबरों में आता रहा है, और वो डिजर्विंग कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं, जिस तरह नौजवान लोगों को आगे बढ़ाने की बात कांग्रेस करती रही है। तो अगर अरविंदर सिंह लवली को चीफ मिनिस्टर बनाना होगा, अव्वल तो इतनी सीटें कांग्रेस को नहीं मिल रही, लेकिन कभी उसको मिलती हैं तो उसके लिए इलेक्शन लड़ना जरूरी नहीं होता है कि वो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए इलेक्शन लड़े। तो अगर अरविंदर सिंह लवली का टिकट काटा गया है तो इसको हमें ये नहीं समझना चाहिए कि उसमें उनका, जिस तरह शबाब साहब कह रहे थे, उनका कद छोटा करने की कोशिश की गई, ये कोई हिकमत अमली है। आप दोनों की ये राय है कि कांग्रेस से पिछली मरतबा जो असेंबली इलेक्शन में जो सीटें आई थी 8 उसकी, उससे ज्यादा बेहतर करने जा रही है, बेहतर परफॉर्म करेगी। ये और बात है कि मुकाबला कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान जाहिरी तौर पर नजर आ रहा है, और बीजेपी के अंदर भी चूंकि इन फाइटिंग है, हो सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस के अंदर की इन फाइटिंग का फायदा आम आदमी पार्टी को भी मिल जाए, और हो सकता है अगर ऐसे हालात बनते हैं कि पिछली मर्तबा से ज्यादा सीट आ जाए तो आम आदमी पार्टी की हुकूमत भी बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन शादाब साहब और शबाब अनवर साहब स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylife.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।